हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी ग्रुप पे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे दोस्तों। पिछले सेशन में हमने क्या देखा। पहला सेशन था हमारा नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन प्रकार की है, कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष पौधे झाड़ियाँ इत्यादि पाई जाती है, तो देखा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के कृषि की कुछ विशेषताओं को जाने, जो हमारे प्रारंभिक परीक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जाते रहे हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारा टॉपिक है भारत की एग्रीकल्चर। इंडिया में कृषि क्या है। कृषि का मुख्य जो कार्य है, ऐसे पौधे या खाद्यान्न, फल सब्जियां इत्यादि का उत्पादन मानव सभ्यता के उपयोग के लिए किया जाता हो, तो कृषि कहते हैं हम। कृषि के लिए जरूरी जो दशाएं हैं, तो हमने क्लाइमेट और सॉइल में देखा। मृदा, मिट्टी और सॉइल जरूरी है। यह भी देखा था मृदा वाले सेशन में, कौन सी मृदा को किस प्रकार की फसलों के लिए आवश्यक है। यहाँ हम जब देखेंगे कि कृषि को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं, उनको पहले कवर कर लेते हैं, ताकि हम चीजों को समझ सके कि कोई भी फसल, धान, गेहूं इत्यादि जो फसलें हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है हमारे देश में, उसकी उत्पादन जो हो रही है, उसकी क्या क्या जो है समस्या आएगी, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। जब तक प्रभावित करने वाले कारण को नहीं जानेंगे हम, तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि कृषि जो है, भारतीय कृषि के समय हमेशा सवाल पूछा जाता है कि क्या संकट है। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा 3 कानून लाए गए हैं कृषि सुधार को लेकर, जिसके विरोध में कृषकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और बातचीत हो रही है सरकार और उसमें कृषकों की मांग क्या है, उन पर बातचीत हो रही है कि कानून में क्या कमियां रह गई, कि आखिर कृषक क्या कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, अपना कृषि कार्य छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कमियां हैं। और लोकतंत्र में किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान कैसे हो सकता है, बातचीत से। तो सरकार और आंदोलनरत किसान एक बेंच पे आ चुके हैं और बातचीत का सिलसिला चल रहा है। उनकी समस्या क्या है, उन सब को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को समझे, ढंग से समझ सकें, तभी हम समझ सकते हैं कि कृषि की क्या समस्याएं हैं, या कोई फसल विशेष की क्या समस्या हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें। पहला हमारा है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला जो कारण है, वह है भौतिक कारण या फिजिकल कॉज, फिजिकल फैक्टर। के अंतर्गत क्या क्या होता है हमारा, भौतिक कारक जो प्रभावित करती है हमारे कृषि उत्पादकता को। क्या आता है हमारा, पहला है हमारा मृदा, और दूसरा है हमारा जलवायु। मृदा और जलवायु, या ऐसा कहें कि पहला हमारा जलवायु है। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा की मात्रा, अक्षांशीय विस्तार इत्यादि क्या है, प्रभावित करती है किसी क्षेत्र में। यह निर्धारित करती है कि किसी क्षेत्र विशेष की मृदा कैसी होगी। तो सबसे बड़ा कारण है जलवायु, क्लाइमेट, और क्लाइमेट के कारण फिर मृदा निर्माण होता है। तो जल और मृदा किसी भी फसल के उत्पादन के लिए अत्यंत जरूरी फैक्टर है। तो जैसे हमने देखा था, यदि किसी क्षेत्र की जलवायु की बात करें, तापमान अधिक हो, 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो, और वर्षा की भी मात्रा ठीक ठाक हो, वर्षा की मात्रा भी ठीक ठाक हो, और मृदा कैसी हो, नमी सोखने वाली जलोढ़ मृदा हो, इसमें यह जो दशा है खरीफ क्रॉप के लिए, खरीफ फसलों के लिए अत्यंत ही फेवरेबल कंडीशन बनाती है। खरीफ क्रॉप के लिए अनुकूल दशा है। खरीफ फसलों में फिर क्या है आपका, धान या चावल, मक्का, मक्का और
कपास भी खरीफ क्रॉप में आता है, और कुछ दालें इत्यादि है जो खरीफ क्रॉप में आता है। यदि ये दोनों फेवरेबल कंडीशन आ जाए मृदा और जलवायु तो प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार हम बात करें, भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार की दशाएं बनती है, तो जिस कारण जो है कृषि खान का उत्पादन अधिक होता है हमारे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, दक्षिण भारतीय राज्यों के कोस्टल एरियाज में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इत्यादि में धान की खेती अच्छी होती है। उसी प्रकार हम बात करें पश्चिमी यूपी की, तो वहां जो है पुरानी जलोढ़ मृदाएं है और वर्षा की मात्रा कम है, 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वह जो दशा कौन सी फसल के लिए है, वह दशा गेहूं के उत्पादन के लिए ठीक है। वेस्ट यूपी, वहां गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, टोटल उत्पादन में, टोटल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आता है भारत में, और प्रोडक्टिविटी में दूसरे नंबर, प्रोडक्टिविटी में पंजाब पहले स्थान पर आता है। तो दोनों चीजों को भी समझेंगे, उत्पादन क्या है, उत्पादकता क्या है। ये थी हमारे भौतिक दशाएं जो प्रभावित करती है एग्रीकल्चर को। के बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना या संरचना। दूसरा कारण है हमारा अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि से जुड़ी हुई अवसंरचनाएं यदि अच्छी हो, और कृषि में लगने वाले आगत की बात करें, इनपुट यदि अच्छा हो, तो कृषि का प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसमें क्या क्या आता है हमारा, सबसे पहले तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, सिंचाई, इरिगेशन, बीज और उर्वरक अच्छा क्वालिटी का मिले, और बीज और उर्वरक तकनीक हो, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर, करसर इत्यादि जो ये इक्विपमेंट है जिसका प्रयोग कृषि में आधुनिक कृषि के लिए किया जाता है, उसको क्या है, तकनीक है वो। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रभावित करती है वो है कैपिटल या पूंजी। पूंजी कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए इन आगतों को, इन इनपुट्स को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल। और भारत में ज्यादातर किसान छोटे और लघु और सीमांत किसान है, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं, जिनके पास पूंजी इतनी अधिक नहीं होती है कि वो इन आगतों में खर्च कर सके, इसीलिए वो परंपरागत कृषि करती हैं। परंपरागत कृषि में क्या होता है, उत्पादन दर कम होता है, उत्पादकता कम होती है, वह जीवन निर्वाह का एक माध्यम मात्र बनकर रह जाता है, और कृषि गैर लाभकारी पेशा के रूप में भारत में स्थापित हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनपुट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल या पूंजी की कमी है। इसी को दूर करने के लिए, पूंजी की कमी को दूर करने के लिए या संस्थागत पूंजी प्राप्ति के दिलाने के लिए किसानों को केसीसी कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये चारों कारण है हमारे संस्थागत अवसंरचनात्मक कारण। फिर आता है संस्थागत कारण, इसके बाद हमारा है संस्थागत कारण जो कृषि को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा संस्थागत कारण या इंस्टीट्यूशनल, जो प्रयास किए गए संस्थाओं द्वारा, भारत सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों के माध्यम से जो कृषि को प्रभावित कर रही है। चकबंदी, हदबंदी, चकबंदी, हदबंदी, भूमि सुधार कानून, कानून इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है, संस्थागत प्रयास किए गए हैं ताकि कृषि को, चकबंदी और हदबंदी में क्या किया जाता है, यदि
हदबंदी के अंतर्गत सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है कि इससे अधिक कृषि भूमि एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है। और कृषि सुधार कानूनों में क्या किया गया था, जमींदारों से, बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था भूमिहीन किसानों में। और चकबंदी है, एक किसान के पास जो जोत का आकार है उसको, उसके पास यदि टुकड़ों में जमीन है तो विभिन्न कृषकों के बीच आपस में बातचीत करके एक व्यक्ति को एक स्थान पर दे दिया जाता है जमीन, और उसका जमीन दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाता है दूसरे स्थान पर, ताकि उसके जोत का आकार, उसके खेतों का आकार जो टुकड़ों में बटा अलग अलग है, उसको एक जगह पर, इतनी उसकी जितनी भूमि है उसको एक जगह पर दे दिया जाए ताकि उसके जोत का आकार बड़ा हो जाए और उसमें वह जो है अच्छे से खेती कर सके, जिससे क्या हो, उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। यह है चकबंदी। ये इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, संस्थागत प्रयास हो गया। फिर चौथा हमारा है, चौथा क्या है, सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कुछ नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसके माध्यम से भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं जिसके माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, कृषि को प्रभावित किया जाता है। सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां प्रभावित करती है एग्रीकल्चर को, इस प्रकार करती है, देखेंगे अभी। इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किस प्रकार एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा क्रॉपिंग के पहले या बुआई के पहले सरकार द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि खरीफ में, जैसे खरीफ का सीजन है तो धान, गन्ना, कपास, इन फसलों का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अर्थात न्यूनतम दर पर सरकार उसको, उसके फसलों की कीमत देगा और उसका फसल खरीद कर लिया जाएगा। एपीएमसी मंडियों के माध्यम से पहले यह काम हुआ था और अभी क्या किया गया है, उसमें कुछ सुधार किया गया है। इसी एमएसपी को लेकर भी एक विवाद है, अभी जो कृषि कानून को लेकर विवाद है उसमें एमएसपी का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी के रूप में दिया जाए। एमएसपी कैसे प्रभावित करती है, जैसे मान लें हम किसान हैं, आप किसान हैं और आप धान की खेती करते हैं, धान आप अपने खेतों में धान को बोना चाहते हैं, धान की खेती करना चाहते हैं, और आपको पहले पता चल जाए कि हम इतने जमीन पर धान की यदि बुआई करें तो उसमें से कितना धान उत्पादन होगा, और दर भी निर्धारित हो जाए। जैसे मान लेते हैं 1900 रुपया अभी दर है, मान लेते हैं 1900 दर है, और आप जानते हैं कि आपको 10 क्विंटल का उत्पादन आपके खेत में होगा, अर्थात 19,000 रुपया आपको नेट मिलेगा। इसके बाद कृषि के बाद आपको यदि रेट का पहले गारंटी होगा तो आप उस हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं। आपका मनोबल, किसानों का मनोबल बढ़ जाता है और वह उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन में या उत्पादन में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं एमएसपी के हिसाब से। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होती है कि हमारा प्रोड्यूस जो है, हमारा उत्पाद जो है जहां बिक जाएगा इतने रुपए में। इससे प्रोत्साहन मिलता है, किसानों को मनोबल ऊंचा होता है और वह कृषि कार्य में या अपने फसलों की बुआई में आगे बढ़ते हैं, बुआई करते हैं और उसका उत्पादन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सब्सिडी, राष्ट्र सहायता। सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, डीजल सब्सिडी, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर और अन्य प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। केसीसी के तहत ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। इससे क्या होता है, कृषकों को लागत बढ़ाने में एक तो मदद मिलता है, और लागत में यदि कोई नुकसान, कमी रह जाए, उसके लागत मूल्य या लाभ का व्यवसाय उसको नहीं, यदि उसको ऐसा नहीं लगता है कि यह लाभ का व्यवसाय है, इन सब्सिडियों के माध्यम से उनके
इनपुट कॉस्ट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, इनपुट कॉस्ट को कम किया जाता है और एमएसपी के माध्यम से उसके इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और इन दोनों के प्रयास, सम्मिलित प्रयास से कृषि एक लाभकारी पेशा रहे, इसका ध्यान सरकारों द्वारा रखा जा रहा है। ये हमारा है एग्रीकल्चर का इफेक्ट करने वाले उसके कारण। इसके बाद हम बात करें भारत में कृषि के सीजन की, कृषि या फसलों के सीजन की बात करते हैं। भारत में कितने फसल ऋतु पाई जाती है या क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं? कृषि सीजन या क्रॉपिंग सीजन कहते हैं, कितने पाए जाते हैं भारत में? तो आपने सुना होगा खरीफ, ये खरीफ की फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं। भारत में कृषि के ये तो है प्रभावित करने वाले कारक की बात हमने कर ली। इन सब कारणों से कृषि प्रभावित होता है। कृषकों की हालात इन प्रयासों के बावजूद भी बहुत अच्छी भारत में नहीं मानी जाती है। विश्व के पिछड़े किसानों में से हम भारत के किसान हैं। और कृषि कार्य की बात करें तो भारत में अभी भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र जो है वह क्या है? कृषि है। कृषि में भारत में 49% आबादी कार्यरत है, 49% आबादी काम करती है, कृषि पर आश्रित है। और जीडीपी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, यह 18% से भी कम है, 18% से भी कम है, 17.1% के आसपास है। अर्थात आधी आबादी मात्र 18% कंट्रीब्यूट करती है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में। क्यों? इसका क्या वजह है? इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कृषि का पिछड़ापन है। इन्हीं सब के लिए भारत में कृषि सुधार के अलग अलग कानून किए गए, उनके प्रयास, कानून बनाए गए कृषि सुधार को लेकर, और सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार के सहायता के लिए या फिर उनकी मदद के लिए स्कीमें, योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। और अभी भी जो है कृषि सुधार को लेकर 3 कानून लाया गया था भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में। हालांकि उसको लेकर विवाद है कुछ, जिसको लेकर किसान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंदोलनरत है। भारत में हम देखें इसके बाद हमारा है, भारत में हम देख लेते पहले क्रॉपिंग सीजन कितने हैं। और हमारा मुख्य फोकस है अभी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, तो हम कृषि पर ज्यादा अभी उलझते नहीं है, ज्यादा अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृषि को आप इकोनॉमी में भी कवर करेंगे, वह इकोनॉमी का भी सेक्शन है, ज्योग्राफी का भी है, या ऐसा कहें यह जो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। सबसे पहले हम देखें क्रॉपिंग सीजन या कृषि ऋतुओं के बारे में। कृषि ऋतुएं कितनी है भारत में? भारत में 3 कृषि ऋतुएं हैं। पहला हमारा है खरीफ। खरीफ की फसलें, इसका टाइमिंग क्या है? जून से लेकर नवंबर तक। दूसरा हमारा है रबी, का टाइमिंग क्या होगा? नवंबर से अप्रैल तक। और तीसरा है हमारा जायद का है समय, यह छोटा जो है समय काल में, इसमें फलों, सब्जी इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। मार्च से जून तक। इनमें मुख्य फसलें जो है, खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो पहला अपना चावल, गन्ना, मक्का, कपास, अरहर, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। खरीफ का जो समय है आप देख रहे हैं, यह मानसून का समय। भारत में जो मानसून का समय है वही समय हमारा खरीफ का क्रॉपिंग का टाइम है, क्रॉपिंग सीजन है। तो इसके लिए क्लाइमेट का कंडीशन क्या होगा? आप अब क्लाइमेट को पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं इसका क्या चाहिए। इसके लिए एक तो वर्षा की मात्रा अच्छी चाहिए, नमी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और
तापमान इस समय कितना रहता है? औसत भारत का तापमान इस समय देखें हम 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा ही रहता है। औसत तापमान इसको चाहिए 22 से 25 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की मात्रा 100 से 200 के बीच। तो यह खरीफ का सीजन है। इसमें भी चावल की खेती की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, उसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, और कोस्टल एरिया जो है भारत के, पूर्वी भारत के, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, इन सारे जगहों पर इस समय क्या होता है? धान की खेती की जाती है। धान की खेती की जाती है। हाल फिलहाल में भारत जो है चीन को पीछे छोड़कर विश्व का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, या निर्यातक बन गया है। उत्पादक नहीं, निर्यातक। सबसे ज्यादा चावल हम अपने देश से उत्पादन कर बाहर विदेशों में बेचते हैं। खरीफ के बाद हमारा है रबी का सीजन। रबी सीजन में हमारा मुख्य फसल क्या है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये जो है रबी का क्रॉप है। एग्जामों में इस प्रकार के भी सवाल पूछे गए आपके। एग्जामों में दो फसल इससे, एक फसल इससे और एक जायद की फसलें देकर पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्न में से खरीफ की फसलें या रबी की फसलें कौन सी है। तो आप अब आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जायद जो है सबसे छोटा क्रॉपिंग सीजन है। यह इन दोनों के जो बीच में कुछ समय बच जाता है उसको हम जायद कहते हैं। इसमें जो है फलों, सब्जियों और चारा के लिए, जो पशुओं को खिलाने के लिए घास इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, इसमें किया जाता है। और कुछ दाल है, मूंग, उड़द, और उड़द कलाई जिसको हम कहते हैं बिहार में, इनका उत्पादन इस समय होता है। ये 3 क्रॉपिंग सीजन है हमारे इंडिया के, जिससे सवाल आपके पूछे गए हैं एग्जामों में। इसके बाद हम देखें अगला, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1967-68 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका क्या नाम है? हरित क्रांति कार्यक्रम। हरित क्रांति कार्यक्रम, हरित क्रांति कार्यक्रम। हरित क्रांति कार्यक्रम कब लाया गया था? 1967-68 में। तो कार्यक्रम को तैयार करने वाले का नाम है, तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इनका नाम है, जिन्होंने हरित क्रांति कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। यही वजह है कि इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक। उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? हरित क्रांति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, और दूसरा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जैसे अभी हाल फिलहाल में आत्मनिर्भर भारत योजना, उद्योगों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। उसी प्रकार खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया गया था? हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों।
हरित क्रांति कार्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया था? उद्देश्य तो क्या है हमारा? खाद्यान्न, और खाद्यान्न में विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन को क्या कहें? गेहूं और धान भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करें, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा धान या चावल को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं। मुख्य फोकस था इन्हीं फसलों पर, गेहूं और धान के उत्पादन में। हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था, क्या था कार्यक्रम? उन्नत बीज। हरित क्रांति कार्यक्रम, इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज के अधिक उत्पादन देने वाले विकसित बीजों को या संकर बीज को लाया गया था विदेशों से, और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज को शामिल किया गया था। ऐसे बीज जो अधिक उत्पादकता प्रदान करें, प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसी भी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक हो पहले से, तो उस प्रकार के बीज लाए गए थे। और रासायनिक उर्वरक या फर्टिलाइजर, उर्वरक और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा किया गया, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा किया गया। कृषि साख को या कृषि क्रेडिट के लिए उपाय किए गए। इन सब के सम्मिलित तकनीक का प्रयोग किया गया, इसमें आधुनिक रूप से कृषि हो सके, इसमें तकनीकों का प्रयोग किया गया। ट्रैक्टर, पहले जहां हल से खेतों की जुताई होती थी, उसके जगह ट्रैक्टर से होती है। फसलों की कटाई के लिए थ्रेसर है उसका, और कर्सर है कटाई के लिए, थ्रेसर है उसको तैयार करने के लिए। इन सब प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल किया, तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, और इन सब के सम्मिलित प्रभाव से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। अर्थात कृषि जो है हरित क्रांति कार्यक्रम सफल रहा, और भारत खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन गए। परंतु इन कार्यक्रमों का जो लाभ है वह कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही अधिक हुआ, और एक तो क्षेत्र के आधार पर भी इसमें सीमाएं हैं इसकी। कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही इसका विशेष रूप से पश्चिमी भारत का जो राज्य है अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य था, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का कुछ एरिया, इसमें लाभ लिया गया, हरित क्रांति कार्यक्रम का लाभ हुआ। और दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा इसका लाभ, विशेष रूप से तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, क्योंकि इधर जो है जोतों का आकार बड़ा है, बड़े बड़े खेत है इनके पास, पूंजी निवेश के लिए था, और यह जो है किसान इधर के शिक्षित भी हैं। वहीं इस बात करें हम पूर्वी भारत के किसानों की, विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा के किसानों की, क्या है, वह जो है परंपरावादी सोच के व्यक्ति है। उधर नई तकनीकों के प्रति वह इतने सहज नहीं थे जितने पश्चिम भारत के किसान सहज हैं। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है हरित क्रांति कार्यक्रम से लाभान्वित रहा। पहला हरित क्रांति कार्यक्रम से प्रथम हरित क्रांति कार्यक्रम का लाभ उठाने में ये जो राज्य थे यह सफल रहे, और इन क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक दशा सुधरी, और साथ ही भारत खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल हो गया, और आत्मनिर्भर हो गए हम। क्षेत्र इसमें जो विषमता उत्पन्न हुई, साथ ही यह जो कार्यक्रम था विशेष रूप से धान और गेहूं को केंद्रित कार्यक्रम था, जिसके कारण क्या है, धान और गेहूं के उत्पादन में तो हम आत्मनिर्भर हो गए, परंतु अन्य पोषक तत्व जो हमें आवश्यकता है, प्रोटीन के लिए दलहन की आवश्यकता है, तिलहन है, तेल के लिए जो भोजन में खाद्य तेल है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इनके उत्पादन में, और फल और सब्जियों के उत्पादन में भी जो है हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, क्योंकि इस कार्यक्रम का लाभ वहां पहुंचा नहीं। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, अलग से कार्यक्रम बनाया गया, राष्ट्रीय तिलहन कार्यक्रम बनाया गया,
दलहन के उत्पादन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। और प्रथम हरित क्रांति के लाभों से जो है, जो वंचित क्षेत्र थे उनमें हरित क्रांति के लाभों को पहुंचाने के लिए दूसरी हरित क्रांति कार्यक्रम घोषणा होती है, सेकेंड हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति कार्यक्रम फिर चलाया जाता है कब? 83-84 में, 83-84 में सेकेंड हरित क्रांति कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका मुख्य फोकस था पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों में हरित क्रांति कार्यक्रम का लाभ को प्रसार करना। हरित क्रांति कार्यक्रम के लाभों का प्रसार करना। लाभों को वहां तक फैलाना। और इन क्षेत्रों में भी जो है किसानों की दशा सुधरी है, इसके साथ और उत्पादकता और अधिक हो, इसके लिए हरित क्रांति कार्यक्रम का दूसरा फेज चलाया गया 83-84 में। इसके बाद हम बात करें हरित क्रांति कार्यक्रम हुई, इसके बाद हम आगे बात करें तो भारत में जो अन्य कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र है, कृषि और एलाइड सेक्टर है, उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, कुछ क्रांतियां। जिस प्रकार कृषि फसलों के उत्पादन के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम चलाए गए, इसी प्रकार अन्य कुछ क्रांतियां हैं, उसको नोट कर लीजिए आप, जो आपको एग्जाम में काफी मदद कर सकता है। आइए हम नोट करते हैं कुछ क्रांतियां। तो पहला तो एक हमारा है ही हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या क्या है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, खाद्यान्न के लिए है, का मुख्य फोकस था खाद्यान्न उत्पादन। इसी प्रकार कार्यक्रम आया था श्वेत क्रांति, तो हमारा है श्वेत क्रांति कार्यक्रम। श्वेत क्रांति कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति कार्यक्रम चलाया गया। इसके वर्गीज कुरियन नामक व्यक्ति ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। वर्गीज कुरियन ने, नोट कर लीजिए, इसको श्वेत क्रांति का फादर का जनक कहता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और यही वजह है मित्रों, यही वजह है श्वेत क्रांति कार्यक्रम की ही वजह से भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। पहले नंबर पे विश्व में सबसे अधिक दुग्ध का जो उत्पादन किया जाता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन किया जाता है, इंडिया के द्वारा किया जाता है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक। इसके बाद हम बात करें, तीसरा हमारा है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। क्या था? दलहन के लिए। इसके बाद हम बात करें काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। काली क्रांति बायोडीजल, बायोफ्यूल और पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में। इसके बाद एक है हमारा रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन, यह अंडा उत्पादन के लिए था, अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति क्या बात हुआ था। और हम बात करें लाल क्रांति। लाल क्रांति किस लिए आया था? टमाटर और मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति आई थी। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जामों में
इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और पुनः पूछे जाएंगे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और नोट कीजिए आप। पूरी क्रांति, उर्वरक, यूरिया उत्पादन में बढ़ाने के लिए। पूरी क्रांति। और हम बात करें, हो गई आपकी सुनहरी क्रांति। क्या था? सुनहरी क्रांति आपके फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फिर आपका आता है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या किस लिए लाया गया था? नीली क्रांति है आपके लिए मत्स्य उत्पादन, मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या लाया गया था हमारा? नीली क्रांति। इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं हम, और याद कर लीजिए इसको, ताकि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के यदि डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार कृषि और एलाइड सेक्टर में, कृषि से संबंधित क्षेत्र जो है, कृषकों के जो सहायता करती है उसकी आय को बढ़ाने में, उसको लेकर ये क्रांतियां थी। उनके नामों को भी पूछा जाता है, जैसे हॉर्टिकल्चर है आपके, फलों के उत्पादन को बढ़ा, फल और सब्जी के उत्पादन को हम हॉर्टिकल्चर या बागवानी कृषि कहते हैं। उसी प्रकार मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर हुआ, उसके बाद सीरीकल्चर है। इन सबको आप कवर कर लीजिएगा, और इसको आप बायोलॉजी के तहत भी पढ़ते हैं, उसका वहां पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी जो हम अगला टॉपिक अब करेंगे वह है भारत में जो प्रमुख फसलें हैं उनका, प्रमुख फसलों के बारे में कुछ जानते हैं। फसलों, प्रमुख फसलें और उनका उत्पादक जो है, उत्पादकता या उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक राज्य। पहला हम चावल की बात करें, चावल या हाँ। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका है। धान में हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत में वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है बिहार, के बाद आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ आता है, के बाद छत्तीसगढ़, पंजाब। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं, राइस बॉल ऑफ इंडिया। भारत का चावल का कटोरा कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ को। राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को। क्यों? क्योंकि चावल की उत्पादकता इन क्षेत्रों में अच्छी होती है। सेकेंड है हमारा गेहूं, अगली फसल है हमारी गेहूं। चावल के लिए जो दशाएं हैं, टेम्परेचर, और वर्षा, प्रेसिपिटेशन, वर्षा कितनी चाहिए, अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में चावल की खेती के लिए अनुकूल दशा रहती है। गेहूं की बात करें, तापमान, तापमान क्या है इसका? 10 से 20 डिग्री, और औसत तापमान 10 से 20 डिग्री। और वर्षा, प्रेसिपिटेशन कितनी चाहिए इसको? वर्षा की मात्रा, इसको अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है।
ये वर्षा की मात्रा है। चावल के प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में उत्तर प्रदेश, फिर है हमारा पंजाब, और दूसरे नंबर पे है हमारा हरियाणा। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। वहीं एक सवाल और पूछे जाते हैं, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी किन स्टेट्स की ज्यादा है। तो चावल की बात करें तो सबसे प्रोडक्टिविटी पंजाब में सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा में है और यूपी में उसके बाद है, उससे कम है। परंतु परंतु क्या है हमारा ये टोटल प्रोडक्शन की बात हो, जब जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का या चावल का, तो टोटल प्रोडक्शन की बात है। और जब प्रोडक्टिविटी की बात हो, उत्पादकता की बात हो, तो फिर हमारा क्रम बदल जाएगा। तो आप इस तरह के सवाल पूछे गए एग्जामों में, इसलिए हमारा ध्यान इस पर है। यह है हमारा। इसके बाद हम बात करें मक्का, मक्का मेज, यह जो है यह भी खरीफ की फसल है, अभी देखा था आपने। इसमें सबसे पहला जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है यह है कर्नाटक। पहले आंध्र प्रदेश एक नंबर पे था, परंतु अब उससे तेलंगाना राज्य अलग हो गया। कर्नाटक के बाद है हमारा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है हमारा महाराष्ट्र या राजस्थान, महाराष्ट्र। उसके बाद जो है क्रम की बात करें हम तो इसको भी देख लीजिए। कर्नाटक, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान है दूसरे नंबर पे आपका, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। और गंगा इंदिरा गांधी नहर से जो क्षेत्रों में कृषि हो रही है। तीसरे नंबर पे बिहार है, अर्थात बिहार मक्का का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और वहीं चावल की बात करें तो वह भी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है धान का, चावल का, हमारा बिहार। इसके बाद आगे हम देखें, ये था मक्का, मक्का के बाद कॉटन, कपास, 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 कपास किस सीजन की फसल है, खरीफ की। शुष्क, ड्राई और गर्म वेदर चाहिए इसको कॉटन के। कॉटन के रेशे अच्छे हो, लंबे और मजबूत हो, इसके लिए क्या चाहिए इसको, शुष्क अर्थात ड्राई और टेम्परेचर युक्त सीजन चाहिए इसको। वर्षा होने के बाद क्या होता है, इनके रेशे कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए इसको, इसको वर्षा की मात्रा 100 से 125 सेंटीमीटर तक तो वर्षा की मात्रा चाहिए। और लंबे जो है, लंबे सूखे और ड्राई वेदर चाहिए इसको, लंबा दिन हो, सूखा दिन हो, तो यहाँ खेती होती है। एक नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे है हमारा गुजरात, थर्ड नंबर पे है हमारा, थर्ड है हमारा तमिलनाडु। के बाद हम देखें तिलहन, अर्थात ऐसी फसलें जिससे तेल निकाले जाते हो, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, गुजरात। के बाद आपका है सेकेंड नंबर पे है एमपी, फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे बिहार। तिलहन, सरसों, मूंगफली, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन,
तिल, ये सारी जो फसलें हैं तिलहन फसलें हैं, अर्थात इनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें गुजरात 1 नंबर पे है। और आगे हम बात करें दलहन, चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, ये सब जो है दलहने हैं, दाल है, दालें हैं। दलहन के उत्पादन की बात करें तो हमारा 1 नंबर पे है एमपी। इसके बाद एमपी, दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, जो अब तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। क्रम को आप इस तरह ध्यान रखें। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है हमारा दलहन का? दलहन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपना मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में होती है हमारी। और दालों की खेती बिहार में भी होती है, छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र में होती है। दलहन के लिए क्या चाहिए? कुछ दलहन खरीफ की फसलें हैं, कुछ रबी की फसलें, दोनों सीजन में होती है। तो दोनों के लिए अलग अलग दशाएं चाहिए हमको उत्पादन के लिए। ये कुछ फसलें हैं जिसको आप नोट कर लीजिए उसका क्रम क्या था। और फिर हम बात करें इलायची का, चाय का, गन्ना, आगे लिखिए गन्ना। गन्ना जिससे क्या बनाया जाता है? गुड़ और चीनी। 1 नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, नंबर पे ये 2 नंबर पे महाराष्ट्र। गन्ना के बाद आता है आपका चाय। सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। सेकेंड है आपका वेस्ट बंगाल और थर्ड है तमिलनाडु। तमिलनाडु थर्ड स्टेट है। चाय के बाद आता है इलायची। इलायची में केरल। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को हमने देखा, सबसे बड़े उत्पादक राज्य एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दिया आज हमने। ये था हमारा एग्रीकल्चर जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है फिलहाल। आगे हम खनिज, भारत के खनिज संसाधन जो है हमारे, कोयला लोहा कहाँ पाया जाता है, और उन क्षेत्रों में क्या है हमारे जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उसको हम साथ साथ देखेंगे, कवर करेंगे अगले लेक्चर में। आज जो है आप ये एग्रीकल्चर का टॉपिक था, और बाकी कुछ प्रोड्यूस के आप क्या करना है, आपको यह देख लेना है साथ में, कुछ प्रोड्यूसों को याद कर लेना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है। और एग्रीकल्चर में क्या करना है, जब हम आगे देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में कुछ प्रोड्यूस हैं उनके विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। जैसा हमने बताया था कि दुग्ध उत्पादन में भारत 1 नंबर पे है, चावल उत्पादन में हम भारत 2 नंबर है स्थान, उसको भी आपको तैयार करना है, आगे हम करेंगे। तब तक के लिए जो है आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वेद स्टडी ग्रुप के साथ, जहां हम आगे हम कवर करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।